नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की 5 ऐसी कहानियों के बारे में जो हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये वो सच है जो अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं खो जाते हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होगी एक ऐसे रहस्य से जो पत्थरों में कैद था। ये कहानी है एक भुला दिए गए साम्राज्य की और उस एक अकेले शख्स की जिसने इसके सारे राज दुनिया के सामने खोल दिए। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है साल 1837 से। जरा सोचिए, उस वक्त पूरे भारत में, मतलब अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक, पुराने पत्थर के खंभे बिखरे पड़े थे और उन पर एक ऐसी लिपि में कुछ लिखा था जिसे कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था, एक पहेली की तरह। करीब 2000 साल तक सम्राट अशोक का नाम सिर्फ कहानियों में था। मतलब बौद्ध और जैन ग्रंथों में उनका जिक्र तो था, लेकिन वो एक मिथक जैसे लगते थे। फिर आई ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर जेम्स प्रिंसेप्स, जिन्होंने इस कह सकते हैं नामुमकिन से लगने वाले काम को अपने हाथ में लिया। और प्रिंसेप का तरीका वाकई कमाल का था। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, पूरे 4 साल का जुनून था। उन्होंने पुराने सिक्कों पर अपनी रिसर्च को उन रहस्यमयी खंभों पर लिखी बातों से जोड़ा और इसी मेहनत से वो खोज निकली जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया। इसके बाद इतिहासकारों ने उस शाही उपाधि देवनाम पियदस्सी को महान सम्राट अशोक से जोड़ा और बस देखते ही देखते एक पूरा का पूरा साम्राज्य जो भुला दिया गया था वो इतिहास में फिर से जिंदा हो गया। और ये सब मुमकिन हुआ प्रिंसेप की जबरदस्त मेहनत की वजह से। तो ये थी कहानी एक सम्राट की। अब चलते हैं एक ऐसी रानी की कहानी पर जिसके हाथों में थी असली ताकत। मुगल साम्राज्य, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ मर्दों के हाथ में था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी महिला सामने आई जो सबसे ताकतवर बनकर उभरी। वो जो असल में पर्दे के पीछे से पूरे साम्राज्य पर हुकूमत कर रही थी। जी हाँ, ये कहानी है नूरजहां की। कहने को तो सम्राट जहांगीर थे, लेकिन असल में उनकी पत्नी नूरजहां ही उनके शासनकाल में साम्राज्य की असली कर्ता धर्ता थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने इतनी ताकत हासिल कैसे की? उन्होंने बहुत ही समझदारी से अपने परिवार को मुगल सल्तनत की जड़ों तक पहुंचा दिया। रणनीतिक शादियां करवाईं ताकि उनका असर आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहे। और इस तरह उन्होंने अपने नाम नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी को सचमुच सार्थक कर दिया। हमारी अगली कहानी हमें दिल्ली की एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां से रोज लाखों लोग गुजरते हैं। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान है कि उस जगह की दीवारों में कितना हिंसक, कितना खूनी इतिहास दफन है। जी, हम बात कर रहे हैं कश्मीरी गेट की। इसे 1638 में शाहजहां ने अपनी शानदार राजधानी के उत्तरी दरवाजे के तौर पर बनवाया था, एक आलीशान गेट। लेकिन फिर आया साल 1857 और ये गेट दिल्ली पर कब्जे की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक का गवाह बना। पूरे 4 महीने तक भारतीय सिपाहियों ने दिल्ली शहर पर अपना कब्जा जमाए रखा और अंग्रेज किसी भी कीमत पर शहर वापस चाहते थे। उस वक्त के ब्रिटिश कमांडर जॉन निकलसन का ये कोट उनके इरादों को साफ जाहिर करता है। आखिरकार 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने गेट का एक हिस्सा बारूद से उड़ा दिया और शहर के अंदर घुस गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस टूटे हुए गेट की कभी पूरी तरह से मरम्मत नहीं की। उसे जानबूझकर वैसा ही छोड़ दिया गया, एक निशानी की तरह, एक चेतावनी की तरह कि बगावत करने का अंजाम क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम 100% भारतीय पहनावा मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साड़ी के ब्लाउज की। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सदियों तक भारत में महिलाएं बिना सिले हुए कपड़े पहनती थीं। अगर हम खजुराहो और अजंता की पुरानी मूर्तियों और पेंटिंग्स को देखें तो पता चलता है कि ऊपरी शरीर या तो खुला रहता था या फिर उसे उत्तरीय नाम के एक कपड़े से ढका जाता था। लेकिन फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें ये पारंपरिक पहनावा असभ्य लगा। और ये सिर्फ एक राय नहीं थी, बल्कि ये उस बड़ी औपनिवेशिक मानसिकता का हिस्सा था जिसके तहत वो भारतीय संस्कृति को अपने हिसाब से सभ्य बनाना चाहते थे। और इस सांस्कृतिक बदलाव को असल में लोकप्रिय बनाया ज्ञानोदानिनी देवी ने। किस्सा यह है कि उन्हें एक बार ब्रिटिश क्लब में सिर्फ इसलिए घुसने नहीं दिया गया क्योंकि अंग्रेजों की नज़र में उनका पहनावा सही नहीं था
और बस विक्टोरियन दौर की शालीनता के पैमानों पर खरा उतरने के लिए भारतीय महिलाओं ने धीरे धीरे ब्लाउज और पेटीकोट पहनना शुरू कर दिया, और इसने साड़ी पहनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी आखिरी कहानी एक ऐसी संस्था के बारे में है जहां एकता और भाईचारा सबसे ऊपर था। एक ऐसी फौज जिसे 1947 में देश के बंटवारे ने 2 हिस्सों में तोड़कर रख दिया। जब भारत का बंटवारा हुआ तो सेना को भी बांटा गया। हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि लगभग 66% जवान और सामान भारत के हिस्से में आए और बाकी 34% नए बने मुल्क पाकिस्तान को मिले। लेकिन ये सिर्फ फौजियों या हथियारों का बंटवारा नहीं था, ये दोस्ती और वफादारी का बंटवारा था। राजनीतिक माहौल में चाहे जितनी भी उथल-पुथल रही हो, यह बंटवारा उन सैनिकों के लिए बहुत ही भावुक पल था जिन्होंने एक साथ एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। एक विदाई पार्टी में जनरल के.एम. करियप्पा के कहे ये शब्द उस दोस्ती की उम्मीद को दिखाते हैं जिसकी बहुत जल्द एक बड़ी परीक्षा होनी थी। अफसोस, दोस्ती की वो उम्मीद बहुत ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। 1947 के बाद से दोनों देशों के बीच कई बड़ी जंगें हुईं, और इन जंगों ने उन भाई जैसे सैनिकों को जो कभी एक ही वर्दी पहनते थे, एक नई सरहद के दोनों तरफ दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। तो पुरानी भूली बिसरी लिपियों से लेकर आज के दौर के टकराव तक ये छिपी हुई कहानियां हमें दिखाती हैं कि इतिहास असल में एक मोज़ेक की तरह है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा। और जब हम इसे करीब से देखते हैं तो वो इंसानी तजुर्बे सामने आते हैं जिन्होंने सच में इस दुनिया को बनाया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी जो आज भी कहे जाने का इंतजार कर रही हैं।